Modern historians of ancient India, colonialist views and their contribution। हालांकि एजुकेटेड इंडियंस ने पारंपरिक इतिहास को, ट्रेडिशनल हिस्ट्री को हैंड रिटन इपिक, पुराण और सेमी बायोग्राफिकल वर्क के रूप में बनाए रखा, लेकिन एंशियंट इंडिया के इतिहास में मॉडर्न रिसर्च 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ही शुरू हुआ, और ये भी शुरू हुआ ताकि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर बंगाल और बिहार आ गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर आ गया। लेकिन अंग्रेज़ों को हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से प्रशासन करने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो 1706 में मनुस्मृति, जिसे हिंदू धर्म का सबसे ऑथोरिटेटिव और होली टेक्स्ट माना जाता है, जिसे कि मनु के द्वारा लिखा गया था, इस मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन का टाइटल था अ कोड ऑफ गेंटू लॉज। ब्रिटिश जज की मदद करने के लिए पंडित और मौलवी को उनके साथ जोड़ा गया। पंडित को इसलिए ताकि वो हिंदू सिविल लॉ के मुताबिक ब्रिटिश जजों को बता सकें कि सिविल और क्रिमिनल लॉज को किस तरीके से देखा जाता है, हैंडल किया जाता है। मौलवी इसको किया गया मुस्लिम से रिलेटेड केसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए। एंशियंट लॉ और कस्टम को समझने की शुरुआती कोशिश 18th सेंचुरी तक जारी रही, और इसी वजह से, इन्हीं कोशिशों की वजह से 1784 में कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सर्वेंट विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, सर विलियम जोन्स पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक सभी एक ही फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, यानी संस्कृत, लैटिन और ग्रीक ऑल बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेज। विलियम जोन्स ने नाटक अभिजनन शकुंतलम को 1789 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और 1785 में बिल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो बिल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और विलियम जोन्स ने अभिजनन शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 89 के अंदर। बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी 1804 में बना। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन में 1823 में बना। विलियम जोन्स ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि ओरिजिनली यूरोपियन लैंग्वेज संस्कृत और ईरानी भाषा से काफ़ी मिलता जुलता है। उनके इस स्टेटमेंट ने यूरोपियन देशों में जैसे जर्मनी, फ्रांस और रसिया में जोश भर दिया कि वो इंडोलॉजिकल स्टडी को बढ़ावा दें, यानी इंडिया के कल्चर, लैंग्वेज और इंडियन स्कॉलरी अचीवमेंट को पढ़ने के लिए और इस पे रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दें। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस चीज़ की होड़ मच गई कि हमें अपने लैंग्वेज के ओरिजिन को समझना है। इसी वजह से 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूके और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में चीयर्स इन संस्कृत बना। इंडोलॉजिकल स्टडी में सबसे बड़ी गति अगर किसी ने दी तो वो थे जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर का जन्म हुआ तो जर्मन में, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड में बिताई। 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह ने अंग्रेज़ों को मजबूर किया ये समझने के लिए कि इंडिया के लोगों के तौर तरीके और सोशल सिस्टम का डीप नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्रिश्चियन मिशनरी जिनका मोटिव था कि इंडिया के अंदर हिंदू को क्रिश्चियन में बदलें,
वो भी हिंदू धर्म के अंदर वीकनेस को जानने की कोशिश करने चाहते थे ताकि वो कन्वर्ट का दिल जीत सकें और इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत कर सकें। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एंशिएंट स्क्रिप्चर को, एंशिएंट ग्रंथों को बहुत बड़े स्केल पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया मैक्स म्यूलर के एडिटरशिप में। कुल मिलाकर 50 वॉल्यूम को ट्रांसलेट किया गया, पब्लिश किया गया। कई टेक्स्ट के तो कई पार्ट्स पब्लिश किए गए अंडर सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज। हालांकि इस सीरीज में कुछ चाइनीज़ और ईरानी किताबों को भी ट्रांसलेट किया गया। हालांकि सबसे ज़्यादा एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ही थे। तो इंडिया के कस्टम, सोशल प्रैक्टिसेस को समझने की एक कोशिश इसलिए थी ताकि इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को और भी मजबूत किया जा सके। क्रिश्चियन मिशनरी का जो मिशन है इंडियंस को, हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, वो कर सकें। इन किताबों, इन वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन में मैक्स म्यूलर और दूसरे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और सोसाइटी के नेचर के बारे में एक जनरलाइजेशन किया है। उन्होंने कहा है कि एंशिएंट इंडियंस में हिस्ट्री या क्रोनोलॉजी या टाइम का कोई नॉलेज नहीं था। वो चीज़ों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिजर्व कर नहीं रखते थे। इंडियंस डेस्पोटिक रूल के आदी हो चुके थे। इंडिया के अंदर एंशिएंट पीरियड से ही डेस्पोटिक रूल, एनार्कियल रूल रहा है और यहाँ के लोग स्पिरिचुअलिज्म, नेक्स्ट वर्ल्ड के प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि इन्हें इस दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई चिंता ही नहीं होती। यानी सिंपली कहें तो मैक्स म्यूलर और दूसरे वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडियंस को क्रिटिसाइज़ किया है, इंडियंस का मजाक बनाया है। वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि इंडियन के अंदर नेशनहुड, नेशनलिज्म की कोई भावना ही नहीं थी। इंडियंस को गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता, शासन करना नहीं आता, सेल्फ गवर्नमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, जिन्होंने 1904 में एंशिएंट इंडिया का पहला सिस्टमैटिक हिस्ट्री लिखा, उन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी कई ऐसे जनरलाइजेशन और अंदाज़ा लगाया। आर्थर स्मिथ की जो एक किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे उन्होंने 1904 में लिखा था, उस समय के अवेलेबल रिसोर्सेज की इन डेप्थ स्टडी कर इस किताब को लिखा गया और इस किताब में पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ये लगभग 50 सालों तक एक ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक के रूप में काम करता रहा और आज भी स्कॉलर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए इस किताब का सहारा लेते हैं। स्मिथ का जो हिस्ट्री को लिखने का अप्रोच था वो प्रो इम्पेरियलिस्ट था, क्योंकि ये ब्रिटेन के थे तो जाहिर तौर पे एक प्रकार का कॉलोनियलिस्ट अप्रोच होगा ही। ये इंडियन सिविल सर्विस के एक वफादार सदस्य थे। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि एंशिएंट इंडिया में फॉरेनर्स की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही है। इनकी किताब का 33%, 1/3 पार्ट में एलेक्जेंडर के हमलों को डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया को लैंड ऑफ डेस्पोटिज्म के रूप में दिखाया गया है, जिसमें ब्रिटिश रूल के इस्टाब्लिश होने तक किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के इस्टाब्लिश होने तक किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, ये आर्थर स्मिथ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन के रूल के समय इंडिया के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी थी तो सही, और आर्थर स्मिथ का ये भी कहना है कि ऑटोक्रेसी ही एकमात्र फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर थी जिसके बारे में इंडिया के हिस्टोरियंस ने लिखा है। इंडिया के अंदर ऑटोक्रेसी थी, डेस्पोटिक रूल था। तो ये कुछ जनरलाइजेशन कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस ने करी है।
इंडियन हिस्ट्री का ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन इसलिए किया गया ताकि ये अंग्रेज इंडियंस को, इंडिया के कैरेक्टर को, उपलब्धि को नीचा दिखा सकें और अपने कॉलोनियल रूल को सही बतला सकें। हालांकि कुछ ऑब्जर्वेशन सही हैं, वैलिड हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है या फिर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। चाइनीज़ की तुलना में इंडियंस के अंदर क्रोनोलॉजी की एक स्ट्रॉन्ग भावना नहीं थी। इंडियंस चीज़ों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखते थे। हालांकि शुरुआती स्टेज में महत्वपूर्ण घटनाओं को गौतम बुद्ध के डेथ के रेफरेंस में डेट किया जाता। जैसे समुद्रगुप्त ने अगर किसी इलाके को जीता तो ऐसा लिखा जाता कि उन्होंने गौतम बुद्ध के डेथ के 150 या 200 साल बाद ये अचीवमेंट हासिल करी। कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस ने जो भी जनरलाइजेशन या जो भी अंदाज़ा या जो भी बात कही है वो या तो गलत है या फिर काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोला है, और इसलिए भी कहा है ताकि वो डेस्पोटिक ब्रिटिश रूल को बनाए रखने के लिए एक अच्छा प्रोपेगेंडा मटेरियल का काम कर सकें। वो बस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इंडिया के कल्चर, इंडियन हिस्ट्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि इंडिया के अंदर तो वन मैन रूल का ट्रेडिशन था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है ताकि वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि ब्रिटिश रूल के समय जो सारा पावर है वो वाइसराय के हाथों में है। तो ऑल द पावर इज़ इन वन पर्सन, दैट इज़ वाइसराय। तो वो इस स्टेटमेंट को, इस डिस्पोटिक, इनजस्ट और इनह्यूमन रूल को जस्टिफाई करने के लिए करते रहें। अगर इंडियंस नेक्स्ट वर्ल्ड की समस्या से काफ़ी जुड़े होते थे तो ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के अलावा। अंग्रेज लालची थे। पास्ट में अगर इंडियंस को स्वराज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो नेटिव आज के अफेयर्स को, काम काज को कैसे मैनेज करते थे। इन सारे जनरलाइजेशन के सेंटर में जो बात कही गई है वो इस चीज़ को दिखाता है कि इंडियंस को खुद को गवर्न करना नहीं आता था। इंडियंस रूल और एडमिनिस्ट्रेशन करने के काबिल नहीं थे। हालांकि ये जो भी जनरलाइजेशन किया गया है वो गलत है और वो एक प्रो इम्पेरियलिस्ट कैरेक्टर को दिखाता है।